जैसे आपको पढ़ना है क्या, SCID, SCID, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। चलिए देखिए, अब ये कंबाइंड की बात आ रही है। कंबाइंड मींस क्या हो जाएगा, दो लोग, यहाँ पे दो लोग होंगे, ठीक है। क्या है ये बात समझेंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि सीधा सीधा किसकी बात हो रही है, प्रतिरक्षा तंत्र की बात हो रही है कि प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बेकार पड़ जाएगा या किसी कारणवश जो संक्रमण होगा वो कहां पे संक्रमण होगा, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर होगा, ठीक है। कंबाइंड मींस दो लोग आ रहे हैं, कौन से दो लोग हैं उनकी बात करेंगे। फिर आया क्या, एक सीवियर। अब सीवियर वर्ड का मतलब होता है बाबू काफी ज्यादा खतरनाक, ठीक है। हमारे बायोलॉजी के टर्म में ये सीवियर वर्ड जिस रोग के साथ यूज किया जाता है वो रोग काफी ज्यादा खतरनाक होता है, तब जाकर के उस रोग के साथ ये सीवियर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जहां भी आपको किसी भी रोग में सीवियर वर्ड दिख जाए तो सीधा समझिए कि ये रोग क्या है, काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये आपके लिए जानलेवा तक हो सकता है, तभी जाकर के यहाँ पे सीवियर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ठीक। अब ये रोग जो हम पढ़ रहे हैं SCID, ये बताया गया था सबसे पहले किस महिला के लिए, अशांति डी सिल्वा, ठीक है। एक महिला थी 4 साल की, सॉरी महिला क्या 4 साल की बच्ची थी, ठीक है। एक घटना कब की है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है जीन थेरेपी दिया गया था किसको, एक लड़की थी, है ना। वो लड़की कितने वर्ष की थी उस समय, 4 वर्ष की थी, ठीक है। अब नाम देखते रहिएगा, ठीक है। अशांति डी सिल्वा, क्या हुआ था उसे, SCID हुआ था, ठीक है। अब SCID रोग क्या है उसको देखें जरा हम लोग। देखिए सबसे पहला बात समझिएगा, हालांकि बहुत लोग जानते भी इस चीज को, जो नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, लसीकाणु, ठीक है, जिसको कहते हैं बाबू हम लोग लिम्फोसाइट। देखिए ये लसीकाणु जो है आगे चल के हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब कैसे, तो ये लसीकाणु उपस्थित होते हैं कहां पर, ये हो गई हड्डी, इस हड्डी के बीचों बीच उपस्थित होता है क्या बच्चा, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में कहते हैं इसको बोन मैरो, ठीक है। अब इसी बोन मैरो के अंदर, हालांकि पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जो भी आपके रक्त के कण हैं वो कहां तैयार होते हैं, बोन मैरो में, और वहीं पर तैयार होता है कौन बच्चा, लसीकाणु, ठीक है। तो लसीकाणु का यदि आपसे कोई पूछे कि निर्माण कहां पे हुआ है, बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन बाबू देखो निर्माण होना एक अलग बात है, परिपक्वन होना एक अलग बात है, ठीक है। आज किसी बच्चे का जन्म हो गया, चलो ठीक है, लेकिन वो इतना परिपक्व नहीं है कि अपने सारे कार्यों को खुद से कर पाए, उसको परिपक्व होने में समय लगेगा, 10 साल 12 साल 15 साल, तब जाकर के वो क्या होगा, एक परिपक्व होगा। उसी तरीके से बोन मैरो में बना है कौन, आपका लसीकाणु, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, ठीक है। सारे के सारे लसीकाणु यहीं पर बन चुके हैं। चलो अब क्या, तो देखो 2 तरीके से लसीकाणु परिपक्व होते हैं। परिपक्वन देखते हैं इसका कैसे होता है। तो कुछ लसीकाणु ऐसे होंगे जिनका निर्माण कहां पे हुआ, बोन मैरो में, और तैयार भी कहां होंगे, बोन मैरो में। इस हिसाब से उनको कहते हैं क्या बाबू, बी लिम्फोसाइट, यानी कि बी लसीकाणु। अब इनका नाम देखो, बी इसलिए दिया क्योंकि ये बने भी बोन मैरो में है और तैयार भी। दूसरे कुछ ऐसे होंगे इसके अंदर लसीकाणु जो बने तो बोन मैरो में है, लेकिन तैयार होने के लिए
एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस। इस थाइमस में जाकर के ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं यहां से, ठीक है। तो उस कारण से हम क्या बोलते हैं उनको, टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी लसीकाणु। तो परिपक्वन के आधार पे हमने देख लिया कि जो लसीकाणु है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लसीकाणु करते क्या है, आगे चल के बनाएंगे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। अब ये लसीकाणु जो होते हैं हमने कहा कि दो प्रकार के हैं, ठीक है। किस आधार पे, इनके परिपक्वन के आधार पे। अगर ये बोन मैरो में ही तैयार हुए, अब बोन मैरो में ही परिपक्व हो गए, तैयार होना मीन्स क्या, निर्माण इनका बोन मैरो में हुआ, अब बोन मैरो में ही ये क्या हो गए, परिपक्व हो गए। परिपक्व मतलब क्या, कि वो कार्य करने के लायक हो गए, ठीक है। जिस कार्य के लिए इनका निर्माण किया गया है, उस कार्य को करने के लिए इनके अंदर क्या आनी चाहिए, कुछ क्षमता आनी चाहिए। वो क्षमता आना ही क्या कहलाता है, इनका परिपक्वन। और इन्हीं में निर्माण हुआ, यहीं पर परिपक्व हो गए, तो ऐसे लसीकाणु क्या कहलाएंगे, बी लिम्फोसाइट। अब कुछ ऐसे होंगे जो बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन यहाँ पे परिपक्व ना होकर कहाँ जाएंगे, ये थाइमस में, यहाँ पर आगे परिपक्व होंगे। तो जो लसीकाणु थाइमस में जाके परिपक्व होते हैं, ऐसे लसीकाणु को क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणु, ठीक है। ये बात कई बार हम लोगों ने पढ़ा, एक बार नहीं, कतई बहुत बार पढ़ लिया है। यहाँ तक कि एड्स दो बार 3 बार आप लोगों को रिपीट करके पढ़ा है, वहां भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बातें सबके क्लियर है। कुछ ऐसे भी जिनको उतारना है, नहीं मिटा दे, परफेक्ट, लिखना है किसी को नहीं, जिनको लिखना है लिख लो भाई। अब जबरदस्ती कोनो ना करना, जिनको नहीं पता है वही लिखना है, 1 बार 2 बार नहीं पढ़े हो। बेचारी खोज रही है कहाँ पड़े है ना जी, खोजो खोजो, नहीं मिलेगा तो उतार लेना। अरे इतना पढ़ा दिए हैं कि मेरे ख्याल से 9 भी लिखे होंगे तो दिमाग में बैठा होगा। तो हो गया। बस 2 बात लिखिए, पिक्चर उच्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा के लसीकाणु बने अस्थिमज्जा में, परिपक्व अस्थिमज्जा में हुए, उनको सीधा सीधा कहेंगे बी लिम्फोसाइट, और जो जाके परिपक्व हुए थाइमस में, उनको कहेंगे क्या, टी लिम्फोसाइट। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपका SCID, उसी के अंतर्गत ये भी टॉपिक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा ये जुड़ा है किसके, आपके प्रतिरक्षा तंत्र से। अब देखना जरा, समझना। अभी तक हमने क्या बोला कि जो आपका लिम्फोसाइट है, ये हमें मिल गया क्या बाबू, 2 प्रकार का। देखिए दोनों तरफ हमने लिम्फोसाइट ही लिख रखा, अभी तक ना तो बी लिखा ना टी लिखा, ठीक है। चलो दोनों का निर्माण हो गया। अब इनका निर्माण कहां पे हुआ भाई, बोन मैरो में, ठीक है। अब इनको क्या होना है, परिपक्वन होना है इनका, यानी कि इनको सीधा सीधा क्या होना है, अब तैयार होना है।
कि भाई हमें कार्य करना है, आगे चल के कुछ विशेष कार्य करना, उस विशेष कार्य को करने के लिए हमारे अंदर क्षमता आनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। और बच्चा याद रखना कि जब तक कोई भी कार्य को करना है, किसी भी कोशिका को, उस कोशिका को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, और तैयार करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। बात समझे कि कोई कोशिका है, यदि उससे आप कोई विशेष कार्य कराना चाहते हो और वो अभी निर्माण की स्थिति में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेरित होंगे तब जाके वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे, तैयार होंगे। तो ये लिम्फोसाइट बन तो गए हैं, कहां पे बने हुए हैं, इस हड्डी के बीचों बीच बोन मैरो में। देखो इसके अंदर बोन मैरो में पूरा का पूरा लस्सी काणु भरा पड़ा है। ठीक है। लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बस केवल इनका निर्माण हुआ है, इनका परिपक्वन नहीं हुआ। परिपक्वन होने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, इनको प्रेरित करना पड़ेगा। अब प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई तो आना चाहिए, और प्रेरित करने के लिए आ रहा है बच्चा यहाँ पर एडीए। अब एडीए का है एक इंड्यूसिंग एंजाइम, ठीक है, जो जा करके प्रेरित करेगा। इसका नाम क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एक प्रकार से प्रेरक एंजाइम, हाँ कह लो, कोई नहीं, इंड्यूसिंग एंजाइम है ये। एंजाइम कह रहा तो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, सीधा सीधा कहे प्रेरक है, ज्यादा बढ़िया। इंड्यूसर है ये, प्रेरक है, इंड्यूसर है। ये क्या करेगा, इनको प्रेरित करेगा, क्या करने के लिए, तैयार होने के लिए। ठीक है। अब इधर वाले को भी प्रेरित कर रहा है, इसको भी प्रेरित कर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर मिल रहा है क्या, एडीए। कैसे आया, क्या हुआ, सब बात करेंगे। फिलहाल अभी जरा कॉन्सेप्ट समझिए कि इस बोन मैरो में भी भरा पड़ा है क्या, एडीए, और क्या भरे पड़े हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है। अब लिम्फोसाइट का केवल निर्माण हुआ है यहाँ पर, परिपक्व कराने के लिए कौन है यहाँ पर, एडीए। एडीए लगातार इनको क्या करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा परिपक्व होने के लिए। कुछ ऐसे होंगे जो यहीं के यहीं पर क्या हो जाएंगे, क्या नाम दे देंगे इसको, बी लिम्फोसाइट। कुछ ऐसे होंगे जो यहां से निकलेंगे, कहां जाएंगे, थाइमस में, और वहां पर जाके परिपक्व हो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट। एक बात तो समझ में आई कि इनको परिपक्व कराने के लिए कौन जिम्मेदार, एडीए। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक। अब ये क्या है बच्चा, एक प्रेरक है। ठीक है। क्या ये बाहर से आता है कि हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर, हमारी कोशिका के केंद्रक के उपस्थित जो आपके गुणसूत्र हैं, उसी में कहीं ना कहीं एक जीन ऐसा मिल रहा होगा जो क्या बनाता है, एडीए। ठीक है। अब यदि हमारा वो जीन जो बना रहा है क्या, एडीए, वो बराबर यदि काम करे तो क्या बनता रहेगा हमारे अंदर, एडीए। और ये लगातार एडीए हमारे लस्सी काणुओं को क्या करता रहेगा, प्रेरित, और हमारे लस्सी काणु क्या होते रहेंगे, परिपक्व होते रहेंगे। चलो परिपक्व हो भी गए तो नाम दे दिया क्या हमने, बी लिम्फोसाइट, और क्या नाम दे दिया, टी लिम्फोसाइट। अब तनिक ध्यान दें कि बी लिम्फोसाइट होता है बच्चा दो प्रकार का, प्लाज्मा बी सेल और दूसरा मेमोरी बी सेल। ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार का, TH, TK, TS, TM। H माने हेल्पर, K माने किलर, S माने सस्प्रेसर, और M माने मेमोरी। ठीक है। चलो अच्छा, बाकी लोग बहुत झड़झड़ बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पा रहे, तो इतना समझिएगा कि लोग बहुत ज्यादा जानता है, खाली यही सब टॉपिक हुआ जानता है सब, क्योंकि ढेर ज्यादा बार पढ़ लिया है सब। ठीक है। तो बाकी लोग जिनका जवाब नहीं आ रहा है, तो अपने आप को हताश मत करिएगा कि हाँ बहुत लगता है पीछे, हम लोग बहुत जानता है। नहीं, ये 3-4 बार सब टॉपिक पढ़ लिए थे, सबके दिमाग में चला गया। इसी को हटा के दूसरा पूछना चालू करे तो बत्ती से दिखाना सब चालू कर देगा। ठीक है। तो बाकी लोग जिनको नहीं जानकारी है वो हताश नहीं होइएगा, जो बता रहे हैं सुनिएगा।
बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखिएगा कि आपका जो ये प्लाज्मा बी सेल है बच्चा, क्या बोली, ये प्लाज्मा बी सेल ना जाकर के इधर किसी को प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करेगा, टी हेल्पर सेल को जाके प्रेरित करेगा। ठीक है, अब ये क्या किया जा रहा है, ध्यान दो, ये सारे के सारे परिपक्व हैं, किसने परिपक्व किया इनको, एडीए ने। इधर ये परिपक्व हो गया, 2 प्रकार अपना बना लिया, उधर हो गया वो 4 प्रकार बना लिए। यहां से प्लाज्मा बी सेल उठा, अब प्लाज्मा बी सेल को जाकर के इसको प्रेरित कर रहा है, टी हेल्पर सेल को। अब बदले में टी हेल्पर सेल क्या करती है बच्चा, 5 गो प्रतिरक्षी तैयार करके देती है। ठीक है, ये हमारे पांचों के पांचों प्रतिरक्षी हैं। कई बार कहा है कि ये दिमाग है तो याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, अब इनका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो आईजी लगाना है सब में, आईजी लगा दीजिए और आईजी के बाद डी, ये एगो प्रतिरक्षी हो गया, फिर आईजीई, फिर आईजीएम, हाँ, अरे सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। आईजीए और आईजी उल्टा हो गया, तिरवा इधर कर देंगे, गड़बड़ हो गया था, सॉरी, हेल्पर ही है ना, ये प्रेरित करेगा किसको बच्चा, प्लाज्मा बी सेल को। और प्लाज्मा बी सेल क्या करेगा बदले में, ये 5 प्रकार का प्रतिरक्षी बना के देगा। चलिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ कि हेल्पर जो है वो सहायक, हिंदी में कहते हैं क्या, टी सहायक कोशिका, वो आकर के प्रेरित करती है किसको, प्लाज्मा बी सेल को। और प्लाज्मा बी सेल क्या करती है, 5 गो प्रतिरक्षी बना करके देती है। हमारे अंदर ये पांचों के पांचों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब ये प्रतिरक्षी करते क्या है बाबू, तो ये प्रतिरक्षी हमें प्रतिजन से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी बाह्य प्रतिजन हमारे अंदर आता है, कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले ये पांचों के पांचों एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्या करेंगे, जाकर के उनसे लड़ना चालू करेंगे। अब ये कहानी बहुत लंबी है, कई बार बताया ना कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पांचों जाएंगे। इसका डेटा यदि पहले से होगा हमारे किसके पास, मेमोरी सेल के पास, तो उसी किसी एक विशिष्ट को भेज देगी वो। लेकिन फिलहाल क्या कि यही पांचों के पांचों क्या करेंगे, जाकर के लड़ेंगे। अब जैसे सपोज कि कोई वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो हमारे अंदर कोई जैसे ही वायरस प्रवेश करेगा तो वो क्या गिनती की जाएगी, उसकी प्रतिजन में गिनती की जाएगी, है ना। कोई भी चीज जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको क्या माना जाता है, प्रतिजन। उस प्रतिजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी बनाता कौन है, तो ये पूरे के पूरे एक सिस्टम है जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और इस प्रतिरक्षा तंत्र को चलाने का काम किसका है बच्चा, लिम्फोसाइट का। ठीक है, और इस लिम्फोसाइट को परिपक्व किसने किया, एडीए ने। अब सपोज कि आपको किसी वायरस ने, जैसे आपके राइनो वायरस की बात कर ले, राइनो वायरस एकदम कॉमन सा वायरस है, ठीक, जिसमें आपको क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जैसे आपको राइनो वायरस आपके अंदर जाता है, तो आपके अंदर जाते ही, जैसे कई बार बोला है कि अगर किसी को यहाँ पे सर्दी जुकाम है और छींका यहाँ पर किसी ने, तो भाई छींका तो उसके छींक में क्या थी, पानी की बूंदें थी। उस पानी की बूंदों के साथ कौन बाहर आया है, राइनो वायरस। हमने भी यहाँ पे वायु अपने अंदर लिया, तो हमारे अंदर भी क्या गया, राइनो वायरस। लेकिन हमें अगले दिन तो सर्दी नहीं हुई है, क्योंकि रीजन क्या है कि हमारे अंदर राइनो वायरस गया जरूर है, लेकिन ये भी क्लियर है कि उस राइनो वायरस को मार दिया गया है हमारे प्रतिरक्षी के द्वारा। हाँ, यदि कब ऐसा दिक्कत होगा कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं यदि कमजोर है, ठीक है, तो कमजोर है तो आपके अंदर गए हुए राइनो वायरस से वो नहीं लड़ पाएगा, और नहीं लड़ पाएगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, वही राइनो वायरस हावी हो जाएगा, यानी कि सर्दी जुकाम आपको भी हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ये सिस्टम है जो हमारे अंदर चलता है, और ये किसी भी प्रतिजन से लड़ने का कार्य करता है। यहां तक कि एक नर जब अपने शुक्राणुओं का स्खलन मादा योनि भाग में करता है, उस शुक्राणु को भी क्या समझा जाता है, प्रतिजन समझा जाता है। उन शुक्राणुओं को भी मार करके खत्म कर देते कौन, ये प्रतिरक्षी। यही कारण था कि आपके एक बार के इजैकुलेशन में, एक बार के वीर्य स्खलन में कई करोड़ क्या थे, शुक्राणु थे, लेकिन मात्र ऊपर फंडस भाग तक 100 या 200 पहुंच पाते, कारण कि इनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। अब हम क्या पढ़ रहे थे बाबू,
सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी में होता क्या है, उस बात पे यदि हम चर्चा करें तो देखिए क्या होता है। क्या इसको भी मिटाएं? पक्का? कहना मत कौनो कि सर मिटा दिए, अभी का है? देखो बाबू, अब तक हमने इतना सब कुछ जान लिया है क्या, कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी रसायन बन रहा है या कोई भी लक्षण है हमारे अंदर, तो वो लक्षण किस वजह से है? जीन की वजह से। ठीक है, यदि कोई जीन हमारे अंदर है और वो कुछ लक्षण दिखा रहा है, चलो ठीक है, ये सामान्य क्रिया हुई। और यदि इस जीन में कमी आ जाएगी तो वो लक्षण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कि एक कोशिका है, अब ये कोशिका कहाँ की है वो भी याद रखना, कहाँ की कोशिका है? बोन मैरो की कोशिका। ठीक है, यानी कि अस्थि मज्जा की कोशिका। इस अस्थि मज्जा की कोशिका में क्या मिल रहा है? डीएनए। इसे डीएनए में मिल रहा है एक खास किस्म का जीन, और ये खास किस्म का जीन उत्पाद के रूप में क्या बना रहा है? एडीए। ठीक है, अब यही एडीए क्या कर रहा है बच्चा? आपके लसीकाणु को जा करके प्रेरित कर रहा है, क्या होने के लिए? परिपक्व होने के लिए। और हम क्या पढ़ रहे थे? SCID, और इसको देखा था हमने, कहा एक बच्ची में तो 4 साल की थी, कब? 1990 में। नाम क्या था? अशांति डी सिल्वा। ठीक है, अब उस लड़की के अंदर क्या हुआ था जरा देखें, तो उस लड़की के अंदर यही जीन क्या हो चुका है बच्चा? खराब हो चुका है। बात समझे? अब ये जीन खराब हो गया तो क्या उसके अंदर एडीए बनेगा? खराब हो गया तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, या चलो बनेगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत, यानी कि कुल मिला जुला कर क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। खराब हो गया, उसके अंदर क्या नहीं बन रहा है? एडीए नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा है तो क्या उसके अंदर लसीकाणु बनेंगे? क्या बनेंगे? लसीकाणुओं का निर्माण तो होगा। ठीक है, लसीकाणु का निर्माण होगा। निर्माण में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, लसीकाणु बनते जा रहे हैं। चलो, लसीकाणु का पहला काम क्या होना है? निर्माण होना। और दूसरा काम क्या है इनका? परिपक्व होना। और परिपक्व कराने के लिए बच्चा क्या चाहिए? एडीए, है ना? यही एडीए क्या कराएगा? कि जिनका निर्माण हुआ है लसीकाणु का, इनको प्रेरित करेगा। प्रेरित करके क्या करेगा? इनको परिपक्व करेगा। और उस अशांति के अंदर क्या हुआ है बच्चा? कि यही एक जीन खराब हो चुका है, जो क्या करता था? एडीए बनाता था, और ये एडीए जा करके इसको परिपक्व करता था। यानी कि अब अशांति के अंदर क्या हो रहा है जरा देखो तो, ये उसका बोन मैरो। ठीक है, अब इस बोन मैरो के अंदर क्या भरे पड़े हैं? लसीकाणु। लेकिन केवल भरे पड़े हैं, इनका निर्माण तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन इनका परिपक्वन यहाँ पे नहीं हुआ। ये लो, इसकी कोशिका हो गई। इस कोशिका में लसीकाणु भरे पड़े, लेकिन यहाँ पे इनका परिपक्वन होना चाहिए था, और परिपक्वन कराने के लिए एडीए यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो आगे चल करके क्या मैं कहूं कि इसका प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करेगा क्या? प्रतिरक्षा तंत्र
क्या होगा, कार्यरत होगा कि नहीं होगा, कार्यरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाबू क्या हुआ है इसके अंदर, इसके लसीकाणु परिपक्व नहीं हुए हैं। और जब आगे चल के परिपक्व नहीं होंगे तो ना तो वो बी लिम्फोसाइट में बदलेंगे और ना ही वो टी लिम्फोसाइट में बदलेंगे। और जब बी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, तो आगे चल के कौन किसको प्रेरित करेगा, और फिर हमारे पास वो पांचों के पांचों प्रतिरक्षी आगे बनेंगे नहीं। और जब आगे चल के पांचों प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे तो फ्यूचर में कोई भी प्रतिजन अगर उस बच्ची के अंदर प्रवेश करेगा तो वो सीधा के सीधा उस रोग से क्या हो जाएगी, ग्रसित हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर इसकी कमी हो गई है एडीए की, तो मेरे अंदर लसीकाणु तो बनेंगे, कहां बनेंगे, बोन मैरो में, ठीक है। दिक्कत क्या होगी कि इस लसीकाणु का परिपक्वन मेरे अंदर नहीं होगा। अब परिपक्वन नहीं होगा तो मेरे अंदर क्या नहीं मिलेगा, बी लिम्फोसाइट नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मिलेगा, बी और टी नहीं मिलेंगे। अब जब इनका परिपक्वन नहीं हुआ तो मेरे अंदर क्या नहीं मिलेगा, ये पांचों के पांचों प्रतिरक्षी मेरे अंदर अनुपस्थित है ही नहीं। और जब ये नहीं है तो मेरे पास क्या होगा बच्चा, कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु या फिर कोई प्लाज्मोडियम, कोई प्रोटोजोवा जैसे ही मुझ तक पहुंचेगा, मुझे क्या कर देगा, वो सीधा संक्रमित कर देगा और मैं उससे पीड़ित हो जाऊंगा। एक छोटा सा वायरस भी आएगा, तुरंत मैं संक्रमित हो जाऊंगा। कोई बैक्टीरिया आएगा, तुरंत संक्रमित, क्यों, क्योंकि उससे लड़ने के लिए ये पांचों मेरे अंदर नहीं है। तो यही दिक्कत हुई थी क्या उस लड़की के अंदर, बात समझ में आई। तो दिक्कत क्या हुआ, वो जीन खराब क्या नहीं बना रहा है, एडीए नहीं बन रहा, तो किसका परिपक्व नहीं हो रहा है, लसीकाणु का। और जब लसीकाणु परिपक्व नहीं होंगे तो वो पांचों के पांचों प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। अब हमें क्या करना है, जीन थेरेपी करना है। यानी कि जीन थेरेपी में अभी आपने क्या देखा था कि किसी कोशिका के अंदर यदि कोई जीन खराब है, उसके जगह पर एक सामान्य जीन को डाल दिया जाता है, ताकि जो खराब जीन का कार्य रुका हुआ है वो कार्य क्या हो सके, संपन्न हो सके, पूरा हो सके। बात समझ में आई। तो ये दिक्कत हुई थी किसके अंदर, उस लड़की के अंदर, ठीक है, अशांति के अंदर। अब आइए उसको सही करें, मिटाएं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर मिल रही है वे कोशिकाएं जिसके अंदर मिल रहे हैं कौन, लसीकाणु, और ये परिपक्व नहीं है। केवल हमने लिखा है लसीकाणु, तो लसीकाणु केवल लिखा, तो ये अभी परिपक्व स्थिति में नहीं है। अब हमने क्या किया, तो या तो इस बच्ची के या तो मां से या पिता से या किसी अन्य व्यक्ति से क्या करेंगे, एक सामान्य जीन का प्राप्ति करेंगे। यानी कि हम एक ऐसा जीन लेंगे जो क्या होगा, सक्रिय होगा। बात समझे। हो सकता है कि इसके मां से लिया गया हो, या इसके पिता से, या फिर इसके घर के फैमिली से किसी से भी लिया गया होगा वो सक्रिय जीन। और वो जीन क्या करेगा, कार्य करेगा, और कार्य करके क्या बनाएगा, वो एडीए बना रहा होगा। और हमें तो इसी की तलाश है। अब दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि हमको इस जीन को भेजना है उस लड़की के अंदर, ठीक है। अब आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि जब जंतु में किसी जीन को ट्रांसफर करते हैं, किसका सहारा लेते हैं बच्चा, वायरस का, बैक्टीरियोफेज का नहीं, वायरस का। और वायरस के रूप में सबसे आसान पड़ता है कौन हमारे लिए, बैक्टीरियो। अच्छा कोई बताएगा बैक्टीरियोफेज हमारे लिए आसान क्यों? अच्छा बाकी दूसरे वायरस ऐसा नहीं करते होंगे। मैंने पूछा कि बैक्टीरियोफेज को एक जंतु पे इस्तेमाल करना आसान क्यों है, या बार बार बैक्टीरियोफेज का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, सवाल कुछ ऐसा है। बाकी आप जो कह रहे हो वो बातें सारे के सारे वायरस के लिए, सारे वायरस वैसा ही करते हैं जैसा आप बता रहे हैं। ज्यादातर नहीं, ये बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ इसी कारण से इसका नाम है क्या, बैक्टीरियोफेज। यानी कि जब ये नुकसान पहुंचाएगा तो किसको पहुंचाएगा, एक जीवाणु को, एक बैक्टीरिया को। समझे। चलिए अब आगे देखो, हमने क्या कर लिया, वो जीन प्राप्त कर लिया, और वो जीन हमारे लिए क्या होगा, हमारा वांछित जीन होगा।
अब वांछित जीन कैसे प्राप्त करते हैं ये पिछले चैप्टर में ही खत्म हो चुका है। कुछ 3-4 प्रोसेस थे, वो सब कुछ बता रखा है, लाइसिंग है, क्लेविंग है ना, वो सब कुछ करने के बाद कुल मिला जुला कर हमने प्राप्त कर लिया हमारा वांछित जीन। ये रहा हमारा वांछित जीन। अब क्या चाहिए दूसरे नंबर पे? पहले नंबर पे हमने वांछित जीन प्राप्त कर लिया, दूसरे नंबर पे हमको चाहिए क्या? वाहक। तो वाहक के रूप में किसको लेते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेज। हिंदी में कहते हैं उनको जीवाणु भोजी। नाम में ही आ रहा जीवाणु भोजी, यानी कि जीवाणु को ये भोजन के रूप में खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जीवाणु भोजी का सहायता लिया। ये लो जीवाणु भोजी। हालांकि होता ये रेट्रोवायरस है। ठीक है, चलो अब क्या मिल रहा है इसके अंदर? इसका डीएनए मिल रहा है, और हमारे पास क्या है? हमारा जीन। ठीक है, हम अपने वांछित जीन को कहां प्रवेश कराएंगे? वाहक में। अब ये कैसे प्रवेश कराते हैं? ये प्रक्रिया भी खत्म करा चुके हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास हमारा वांछित जीन था, हमने अपने वांछित जीन को कहां प्रवेश करा दिया? वाहक में। अब वाहक को मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा वाहक जो है वो क्या है बच्चा? आरडीएनए। यानी कि इसके साथ हमारा वांछित जीन जोड़ दिया, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? आरडीएनए कह देंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमारा आरडीएनए बन गया। अब इसको क्या चाहिए तीसरे नंबर पे? परपोषी चाहिए। यानी कि एक ऐसी कोशिका, परपोषी के रूप में क्या बोला था? कोई कोशिका हो सकता है, ठीक है, कोई जीव हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है। तो अब हमें चाहिए परपोषी, यानी कि अब एक ऐसी कोशिका, एक ऐसा जीव चाहिए जिसमें हम अपने इस आरडीएनए को भेज सकें। ऐसा आरडीएनए जिसके अंदर, यानी कि इस वायरस के अंदर क्या जुड़ चुका है? अब हमारा वांछित जीन। ये लो, ये था हमारा वांछित जीन। हमने अपने वांछित जीन को कहां जोड़ दिया? वायरस के डीएनए के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब क्या बन चुका है? वो आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको पहुंचाना है हमको परपोषी के अंदर। अब इस बार जो परपोषी है वो कौन है बच्चा? तो ये बोन मैरो किसका है? अशांति का है। ठीक है, अब अशांति की बोन मैरो की वे कोशिकाएं जिनमें क्या बन रहा है? लसीकाणु। हमने उन कोशिका को निकाला बाहर। एक सेकंड, पहले बाहर निकालते हैं, इसका प्रवर्धन कराते हैं थोड़ा सा। प्रवर्धन समझते हो सभी लोग? बिल्कुल, संख्या बढ़ाना। हमने एक माध्यम ले लिया। ठीक है, अब माध्यम कैसा होगा? पोषणीय माध्यम होगा। तो हमने क्या किया? अशांति की बोन मैरो की कोशिका को बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद हमने एक पोषणीय माध्यम दिया, और इस पोषणीय माध्यम में क्या करने वाले हैं? इसका संवर्धन करने वाले हैं। संवर्धन का मतलब होता है कोशिका की संख्या को बढ़ाना या कोशिका की संख्या में वृद्धि कराना। ठीक है, अब हमने एक कोशिका निकाली थी यहां से, अब इसका क्या करा दिया? संवर्धन करा दिया। संवर्धन में क्या हो जाएगी? इसकी कोशिका की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ा दिया। ठीक है, इन सब में क्या मिल रहा होगा? अपना डीएनए मिल रहा होगा सारी की सारी कोशिका में। ठीक है, संख्या हमने बढ़ा ली। ये कोशिका किसकी थी? अशांति की बोन मैरो की कोशिका। और वे बोन मैरो की कोशिका थी जिनके अंदर एक जीन नहीं काम कर रहा है, जिसके वजह से क्या नहीं बन रहा है? एडीए नहीं बन रहा है। ठीक है, कोशिका को निकाला, संवर्धन कराया, कोशिका की संख्या हमने बढ़ा ली। और हमने पहले से एक वायरस भी तैयार कर रखा है जो कि क्या बच्चा? मेरा वाहक है, और इस वाहक के साथ हमने अपना जीन जोड़ दिया। अभी वायरस को उठाएंगे, बोलेंगे चल भाई संक्रमण कर। ठीक है, लेकर आएंगे इसको संक्रमण करने के लिए। ये लो, इसके साथ अपना डीएनए तो रखा ही है इसने, साथ ही साथ मेरे जीन को भी रखा है इसने। अभी क्या कर देगा? संक्रमण फैला देगा। और संक्रमण के दौरान आपको पता है कि वायरस जब संक्रमण फैलाता है तो केवल और केवल क्या भेजता है? अपना डीएनए भेजता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर ये डीएनए कहां चलाएगा? इस कोशिका के अंदर। ठीक है, मैं इसमें से केवल एक कोशिका को देखना चाहूंगा। ये मिटा दें, ये कहानी बहुत पहले की है।
अब इसमें से एक कोशिका को लेकर आ रहे हैं बाहर कि क्या हुआ इसके अंदर। ये कोशिका का डीएनए, ठीक है, और अभी वायरस का डीएनए भी अंदर प्रवेश किया है। ये लो वायरस का डीएनए, इस वायरस के डीएनए के साथ हमारा वाला जीन भी है, ये हमारा वाला जीन, कुल मिला जुला कर ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इस कोशिका को उठा करके पुनः इसके बोन मैरो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस कोशिका के साथ वो सामान्य जीन है जो सक्रिय है और क्या बनाएगा, एडीए बनाएगा। तो हमने यहां से उठाया है क्या बच्चा, तनिक ध्यान रखना, क्या उठाया है, कोशिका उठाया है, ठीक है, और इस कोशिका को ट्रांसफर किया है कहां, इसके बोन मैरो में। अब जब तक ये कोशिका जिंदा रहेगी तब तक इसके अंदर का उपस्थित जो जीन है वो कार्य करता रहेगा, क्या बनाता रहेगा, एडीए, और जब तक एडीए बनता रहेगा तब तक उस अशांति के अंदर उसका लसीकाणु परिपक्व होता रहेगा। यदि परिपक्व होगा उसका लसीकाणु तो क्या बनाता रहेगा, उसके लिए प्रतिरक्षी बनाता रहेगा, और यदि प्रतिरक्षी बनता रहेगा तो वो अशांति जो है बाह्य प्रतिजनों से लड़ पाएगी। हाँ, कुछ ऐसा समय आएगा कि समय आने के बाद जो हमने कोशिका डाली है, अब अंदर एक कोशिका नहीं डालेंगे बाबू, हमने इतना सारा संक्रमण कराया है, सबके अंदर क्या भेजा है, अपना जीन, तो सबको उठाएंगे और क्या करेंगे, सबको डालेंगे, सारे के सारे क्या बनाएंगे, एडीए, सारे के सारे आगे चल के जाकर के लसीकाणु को परिपक्व करते रहेंगे। कुछ समय के बाद बाबू हर कोशिका की क्या होती है, अपनी एक आयु होती है, ठीक है। कुछ समय के बाद वे कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। लो, वे कोशिकाएं मृत हो गई जिसके अंदर क्या मिल रहा था, वो जीन, कौन सा जीन, सामान्य जीन जो कैसा था, सक्रिय, क्या बना रहा था, एडीए। अब जैसे जैसे कोशिकाएं नष्ट होती जाएंगी वापस इस महिला को, इस लड़की को क्या दिक्कत हो जाएगी, इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी। फिर पुनः क्या किया जाएगा, फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, फिर इसकी कोशिका को बाहर निकाला जाएगा, फिर से वही संवर्धन कराया जाएगा। संवर्धन कराने के बाद क्या किया हमने, अपने वांछित जीन को फिर उसके अंदर प्रवेश कराया, फिर इस कोशिका को उठा करके इसके बोन मैरो में ट्रांसफर कर देना। तो ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहेगी, जब तक उस बच्ची को जिंदा रखना है तब तक चलती रहेगी ये प्रक्रिया लगातार, समझे। तो ये थी कहानी। हाँ, यदि ये काम बचपन में ही कर दिया जाए, बचपन में, ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। जब हमने मानव जनन पढ़ा था वहां पर एक प्रक्रिया थी एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। अब एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा जो होता है ना कि गर्भावस्था में जब होता है, यानी कि बच्चा एक माँ के जब गर्भ में होता है तो एक पतली सी झिल्ली के अंदर बंद होता है, ठीक है। और उस पतली सी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, पानी भरा हुआ, ठीक। उस पानी को कहते हैं हम लोग एमनियोटिक तरल, ठीक, या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अब बाहर निकालने से फायदा क्या हुआ कि उस पानी में बच्चा पल रहा है तो बच्चे के शरीर का छोटा मोटा टुकड़ा क्या उस पानी में होगा, ठीक है। तो उस पानी में से हम क्या करेंगे, उस बच्चे की कोशिका को बाहर निकालेंगे, उसकी कोशिका में मिलेंगे क्या, बच्चे के गुणसूत्र, और बच्चे के गुणसूत्रों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और आपको पहले से पता है मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट बाबू इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना कि आपके एक एक जीन का अनुक्रम तय हुआ है कि कौन से जीन का क्या अनुक्रम होना चाहिए, एक एक डेटा मिल जाएगा आपको। अब उस हिसाब से डॉक्टरों ने क्या कर लेना है, उस बच्चे के एक एक गुणसूत्र, एक एक डीएनए, एक एक जीन का अध्ययन करेंगे डॉक्टर, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सारा अनुक्रम यदि मैच करेगा तो बच्चा क्या है, परफेक्ट है। यदि उसी समय पता चल गया कि इसका कोई जीन खराब है, उसी समय क्या करेंगे, उस जीन को हटा देंगे और नए जीन को डाल देंगे। और जब हम उसी समय नए जीन को डाल देंगे तो इतना फिर बाद में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, वयस्क की स्थिति में है, तो वयस्क की स्थिति में तो बाबू लगातार क्या करनी पड़ेगी, उसको कोशिका हमें 2 महीने 4 महीने पे डालते रहना पड़ेगा। और यदि वो बच्चा भ्रूणीय अवस्था में, अभी बच्चे के रूप में नहीं बना है, अभी एक छोटा सा है साहब अपने माँ के गर्भ में, और उसी समय उस माँ ने या उसके पिता ने क्या करा दिया, एमनियोटिक जांच करा दिया, उस दौरान पता चल गया कि बच्चे में किसी प्रकार का दोष है। अब ज्यादा मेजर दोष होगा तो क्या कर दिया जाएगा, वो भी पता है, काट पीट करके खत्म कर दिया जाएगा उस बच्चे को, यानी कि एबॉर्शन करा दिया जाएगा, गर्भपात करा दिया जाएगा। और यदि सुधरने लायक स्थिति होगी, तो सुधरने लायक स्थिति होगी तो क्या करा दिया जाएगा, जीन थेरेपी करा दिया जाएगा। बात समझे, खत्म हुआ क्या बच्चा आपका जीन थेरेपी। ये था जीन थेरेपी। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको पल्ले नहीं पड़ा, अरे वाह।